तो दोस्तों हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमारे देश के क्या होते हैं। क्या वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, है ना। हम आज प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और डेफिनेटली मेरी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहती है कि नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, ये सब मुझे समझ में नहीं आता और ये एक बहुत बड़ी कमी है शायद मेरे लिए। लेकिन ग्रीटिंग्स, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीटिंग्स देना ज़रूरी है। बट यस, नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है पंकज कुमार राउत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंकज कुमार राउत। क्या बकवास है, ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है? जो भी हो, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है हमारे बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि हमने एक संसदीय व्यवस्था अपनाई है और संसदीय व्यवस्था में अक्सर हमें एक राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है जो नाम मात्र का होता है और देश की सत्ता को सॉवरेनिटी को बरकरार बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। मैंने कहा कि देश की सत्ता, सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का राष्ट्रपति इसलिए चाहिए क्योंकि हमेशा भारत की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। संसदीय व्यवस्था में सरकार का गिरना और बनना लगा रहता है, तो ऐसे में ऐसी कोई सत्ता चाहिए जो परमानेंट हो, और राष्ट्रपति की सत्ता परमानेंट है। उसमें कोई भी एक सिंगल मिनट का भी गैप नहीं होता। तो इसमें ये नहीं समझ लेना है कि अरे प्रेसिडेंट अपने सीट से उठेंगे नहीं अरे ऐसा नहीं है भगवा। पोस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, पोस्ट कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे संविधान के संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर के 85 या कितने में दिया हुआ, जो भी है, भाग नहीं मालूम हमको, लेकिन भाग देख लेना कितना में है। भाग 4 या 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको, और इस एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर होते हैं ना। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है कि वो देश, मतलब वो जो है सरकार की तरफ से क्या करते हैं, मामले यानी कि केसेस लड़ते हैं बेसिकली सरकार की तरफ से। तो ये हो गए हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो केंद्र की सरकार में कार्यकारी अधिकारीगण है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में, जो कि यूनिट 5 है संविधान का, उसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में। बाकी वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता। हमने जैसा बताया कि नाम मात्र के हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, सेरेमोनियल हेड हैं। सेरेमोनियल हेड का मतलब क्या होता है कि हर जगह पर कौन जाएगा, राष्ट्रपति जाएगा और अपना ठप्पा लगा के आएगा, लेकिन असली सत्ता और असली ताकत प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। तो इनका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्टली। और इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं जितने भी हमारे सांसदगण हैं जो चुने हुए हैं, सांसदगण चुने हुए, और बाकी जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके भी चुने हुए सदस्यगण, चुने हुए। इसका मतलब है कि नाम निर्देशित या मनोनीत सदस्य जो होते हैं उन्हें चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का कोई हक नहीं है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि राष्ट्रपति खुद उनको मनोनीत करे तो वो क्या चुनाव करेंगे। ओके, तो हम एक चीज़ मेन डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट ही पर्याप्त क्यों नहीं? जब नाम मात्र का ही है तो राष्ट्रपति हमारा सिर्फ पार्लियामेंट से ही चुना होता तो ख़त्म कहानी करते, कितना झंझट क्यों करने का। तो भीमराव अम्बेडकर का इसके पीछे तर्क था कि क्या है कि हमारी सरकार जो है कभी कभी मेजॉरिटी में जो सत्ता में आते हैं, जो पार्टी, एक पार्टी का बहुमत होता है, और ऐसे में राष्ट्रपति पूरे देश की जनता के मत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसलिए ज़रूरी है कि देश के हर एक असेंबली को इलेक्शन में भाग लेने का हक होना चाहिए, ताकि राष्ट्रपति इस तरह से यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिफ्लेक्ट करें, सिंबल ऑफ यूनिटी और इंटीग्रिटी बन जाए
कि ये देश के सभी जो इलेक्टोरल, देश के जो सभी एमएलए और एमपीज़ हैं उन्होंने इसको चुना है, ना सिर्फ एमपीज़ ने, और वो भी जो बहुमत में थे वो सब ने चुना है। तो सबकी बात है, और राष्ट्रपति सबके हैं, केवल केंद्र के या सांसद के नहीं है। तो हर किसी की बात मानेंगे वो, है ना। और इसमें हम एक देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। डिलीट करेंगे इस वीडियो को, प्रैक्टिस कर रहे हैं खाली। तो हमने अभी तक बात कर लिया कि इलेक्शन पावर हाउस मेरा ख़त्म हो रहा है। इलेक्शन जो है सो इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो चुनाव में भाग लेता है। हम जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेते, है ना। जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेते, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। और इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कि सारे सांसदगण और आपके जो स्टेट असेंबलीज हैं, जिसको विधान सभा कहते हैं, उसके सारे चुने हुए सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, जिनको हमने चुन के भेजा, हमने जनता ने चुन के भेजा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसमें इलेक्टेड एमपीज हो गए, दूसरा इलेक्टेड एमएलएज हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड एमपीज एमएलएज मतलब राज्यसभा में भी इलेक्टेड होते हैं और लोकसभा में भी। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, प्लस एमएलएज जो हैं इलेक्टेड वन। तो जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं सबका, और यूटी जो है, कुछ यूटी जिसमें कि असेंबली दी गई है। क्या दिया गया है? असेंबली दिया गया है। तो उनके भी एमएलए जितने भी चुने हुए, चुन चुन के मारेंगे सारों को, ठीक है। इसके अलावा अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ऐसे मेंबर्स भाग नहीं लेते जो कि मनोनीत हैं या फिर नाम निर्देशित सदस्य होते हैं, है ना। जैसे राज्यसभा में 12 होते हैं, लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियंस 2 को किया जाता था, जो कि 104 अमेंडमेंट से हटा दिया गया। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं। बाकी जितने स्टेट असेंबलीज हैं उसमें उनके रेशियो के हिसाब से कुछ मेंबर्स कहीं 1, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 2 ऐसे मनोनीत किए जाते हैं, तो वो भाग नहीं लेंगे। अब सवाल रह गया कि स्टेट असेंबली मनोनीत नहीं लेते, बाकी जितने भी स्टेट असेंबली हैं, स्टेट असेंबलीज, वहाँ पे जो काउंसिल हैं, है ना, स्टेट काउंसिल्स, राज्य परिषद, वो परिषद के सारे मेंबर भाग नहीं लेंगे। सारे मेंबर, चाहे वो चुने हुए ही क्यों ना हो, भाग नहीं लेंगे इसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेट के इस तरह से देखते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एट द सेम टाइम nominated member of state legislative assemblies are not able to participate in, not eligible to participate in president election. At the same time, the state councils are not eligible to participate. The full state assembly, state council, entire state council is not able to participate. And one example and one other scenario, that is if a dissolved assembly, there is dissolved assembly, then this dissolved assembly is not eligible to participate in president election. इवन यहाँ तक कि अगर नया इलेक्शन नहीं हुआ हो प्रेसिडेंट के चुनाव से पहले, तब भी। मतलब इसका नहीं समझ में आया? मतलब इसका सीधा साफ सा है कि जब लोकसभा विघटित होता है तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि लोकसभा जनता के मत को प्रेजेंट नहीं करी। उसी तरह से स्टेट असेंबलीज में ये डिसॉल्व हो गई, मतलब वो जनता के मत को प्रेजेंट नहीं कर रही। तो किस आधार पे हम उन्हें राष्ट्रपति को चुनने का हक दे दे, है ना, सरकार की कोई इकाई जो है। तो असेंबली डिसॉल्व हो गई और नया इलेक्शन ऐसे में होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ तब भी, और इलेक्शन हो गया नया, तो असेंबली डिसॉल्व रहेगी नहीं, वो तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, पुनर्गठित हो जाएगा असेंबली का, तब तो चुन नहीं सकते। लेकिन इलेक्शन नहीं कराया गया जानबूझ करके, तब भी एक सिनेरियो आता है जिसमें कहते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कभी भी भूल रहे, तो ये भूलने की बीमारी
हटाना पड़ेगा। प्रोफेसर बनने का है भाऊ तो हटाना पड़ेगा इसको।